हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है, विषय हिंदी है। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है 2024 का, ये वायरल पेपर है। अगर आप लोगों के पेपर प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है स्कूल में तो आप लोग ये मानिए कि यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में से क्वेश्चन आएगा। ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे एंड बताएंगे। आप लोगों को जो समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और पूर्णांक जो रहेगा आपका 70 नंबर का रहेगा। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम। तो इसका हम प्री बोर्ड का ये पेपर आप लोगों के सभी जिले के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी स्कूल हैं सभी में ये पेपर इंपॉर्टेंट है आप लोग को प्री बोर्ड के लिए। आप लोग को इसका संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, खंड आ में 20 MCQ होगा, वो विकल्पीय प्रश्न। और खंड बा में जो 50 नंबर का आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। तो खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से हमें ये कहा गया है कि हमें ओमार सीट पर इसका आंसर देना है। अगर आप लोग के स्कूल में ओमार सीट नहीं दिया जाता है तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग उत्तर पुस्तिका में भी लिख दीजिएगा। और चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। हमारा जो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहा है क्या कि त्याग पत्र किस विधा की रचना, यानी कि जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है। हमें ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है कि जीवनी विधा, उपन्यास, नाटक, निबंध, यानी कि किस विधा की रचना है। तो जो त्याग पत्र है वो किस विधि की रचना है, तो वो उपन्यास है। ठीक, ये किसका उपन्यास है ये भी पूछता है कि ये किसका मतलब रचना है। तो त्याग पत्र जो है ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है, उपन्यास है। ठीक, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन चुनकर लिखिए, यानी कि सही कथन चुन करके हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, ये गलत है। डॉक्टर नागेंद्र विख्यात प्राप्त उपन्यास है, ये भी गलत है। फिर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, तो ये सही है। और गबन श्री बालकृष्ण भट्ट की कृति है, तो ये गलत है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की वो कृति है। ठीक, यानी कि रचना है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा सी वाला होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। ये सी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। 2 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर इसका, 1 नंबर पहले वाले का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, यानी कि जो मेरी असफलताएं हैं वो किसकी रचना है। तो ये जो है ये बाबू गुलाब राय की है, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा होता कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि तितली कंकाल के लेखक है, यानी कि जो कंकाल के लेखक हैं वो कौन है। तो कंकाल के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी रचना है कंकाल, और इनकी रचनाएं जो हैं तितली है, इरावती भी हैं। ये सब भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो कंकाल जो है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से नोट करके चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक, हमारा इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। कैसे, आप ये पूछेंगे कैसे, तो क्योंकि जो गोदान है वो किसका उपन्यास है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो वो किस युग के कवि हैं, तो वो शुक्ल युग के कवि है, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मुक्त काव्य की कवि है, यानी कि मुक्तक काव्य के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी है, यानी कि जो बिहारी कविवर बिहारी हैं ये मुक्तक काव्य के कवि हैं, यानी कि रीतकाल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीतकाल भी इसे कहा जाता है। ठीक, फिर हमारा ये ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है हमें ये बताना है। ठीक, तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी। फिर अगला क्वेश्चन 8वां वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, यानी कि जो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है। तो वो उत्तरायण है,
यड़ है, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, यानी कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो ये भूषण जी हैं, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि केशवदास का रचना है, यानी कि केशवदास का रचना क्या है, तो वो है रामचंद्रिका है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला क्या पूछा गया है कि करुड़ रस का स्थायी भाव है, यानी कि करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो जो करुड़ रस का स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। और यहाँ पर एक और पूछा जाता है करुड़ रस की हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, इसी के जगह पर हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का हास्य होता है। ठीक, यहाँ पर हमारा ये भी कंप्लीट होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि दुख भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हरि जननी में बालक तेरा में अलंकार है, यानी कि हरि जननी में बालक तेरा में कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती, तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती, यानी कि 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया मौक्तिक शब्द का तद्भव, यानी कि मौक्तिक शब्द का तद्भव क्या होता है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोती होता है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है तिरंगा में समास है, यानी कि तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या क्रमधेय समास है या बहुब्रीहि समास है, तो तिरंगा में जो समास है वो द्विगु समास है, यानी कि बी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया तो प्रत्यय लगाकर शब्द उकरिए, तो मतलब बनेगा शब्द क्या बनेगा, तो ये जो बनेगा मृदुत्व बनेगा, यानी कि हमारा ए वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो जो अंबर और वसन है वो किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये कपड़ा के पर्यायवाची है। कपड़ा के पर्यायवाची क्या होते हैं, चीर भी होते हैं, क्या होते हैं, चीर भी होते हैं। ठीक, चीर भी होते हैं, वस्तु भी होते हैं, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर कमल भी दिया गया है, कमल का पर्यायवाची वो नीरज भी होता है, पंकज भी होता है, सरोज भी होता है, ये सब जलज भी होता है, ये सब जो हो कमल के पर्यायवाची है। ठीक, ये सब। और जो बादल का होता है घन होता है, घन होता है आप लोग का बादल का, आसमान भी होता है। ठीक, ये सब पर्यायवाची हैं, आप लोग इसको भी ध्यान दे करके याद कर लीजिएगा। और फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिपलस उत्तरम की संधि है, यानी कि प्रतिपलस उत्तरम की संधि। देखिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो संधि है वो आप लोगों के चैप्टर से मतलब सिलेबस से कट गया, आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि 2023-24 का ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं, ये प्रीतम हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को जो 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है, तो इसका फलाभ्याम होगा, ये भी आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें। ये भी जो वचन है ये आप लोगों के चैप्टर से खलास हो गया, आउट ऑफ सिलेबस से है, 2023-24 से बाहर है ये। तो यानी कि आप लोग को अगर दे दिया जा रहा है तो आप लोग को आपके स्कूल में डिपेंड किया जाता है कि आप लोग किस प्रकार से देते हैं। और हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आप लोग के स्कूल में यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग स्कूल में आउट ऑफ सिलेबस ना दिया जाए, यानी कि अब जो अंदर का है सिलेबस वही उसी को क्वेश्चन में दिया जाए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या गया है कि पठान्तु स्वरूप के पठ धातु का है, तो ये लोट लकार है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि जो 18-19 है आप लोगों का ये आउट ऑफ सिलेबस से आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर बता दिया एंड आप लोग को समझा दिए। तो यहाँ पर आप लोग का 20 MCQ का 20 राइट आंसर आप लोग को 20 नंबर यहाँ बता करके कर दिए कंप्लीट। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा आता है यहाँ से खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न आता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 3 × 6 दिया गया, यानी कि 6 नंबर मिलेगा। कब 3 क्वेश्चन रहेगा और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, समझिए ना। देखिए गद्यांश क्या दिया गया है हमें कि हे प्रभु तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरोध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। हम पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। ये चैप्टर जो लिया गया है
ये ममता से लिया गया है। ठीक, फिर देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम बताना है, यानी कि इसमें संदर्भ नहीं बताना है, संदर्भ को मत लिखिएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा वही लिखिएगा। इसमें सिर्फ पाठ का नाम है, क्या नाम है, ममता नाम है, लेखक का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जी नाम है। 2 नंबर हो गया, 2 शब्द लिख करके कंप्लीट, 2 नाम लिख करके 2 शब्द हो गया कंप्लीट, 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा, इसमें लिखिएगा कि ममता कहती है जो मतलब विधवा हो गई थी, उनके पिताजी जो लाते हैं उनके सामने स्वर्ण के जो थाले लाते हैं, स्वर्ण आभूषण लाते हैं, गहने लाते हैं, उस पर कहती है ममता कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इसको हटा दीजिए मेरे सामने से, मैं कांप रही हूँ। क्या एक विधवा पिताजी, फिर क्वेश्चन पूछती है, क्या पिताजी मुझे भीख ना मिलेगी, कोई इस मतलब पृथ्वी पे ना बचेगा, हिंदू इस पृथ्वी पर नहीं बचेंगे कि एक ब्राह्मणी विधवा को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। ये फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ, मेरी मतलब इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। यही आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर इसका भी हो जाएगा कंप्लीट। कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिख दीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या है कि इस गद्यांश में ममता की किस मानववृत्ति को स्पष्ट किया गया है। तो देखिए किस मानववृत्ति को स्पष्ट किया गया है, तो देखिए इस उपयुक्त गद्यांश में इसका आंसर लिखिएगा। उपयुक्त गद्यांश में ममता की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को मानववृत्ति को स्पष्ट किया गया है। ये आप लोग का टोटल होता है 6 नंबर फिक्स, यानी कि कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा करके भी दिया जाएगा आप लोग के पेपर में। अथवा करके दिया गया है, ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो कि इसरालू होती है। यानी कि ये देखिए आप लोग अगर ऊपर वाला नहीं आ रहेगा तो नीचे वाला कर लीजिएगा। ये आप लोग के ऑफर के तौर पर बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा और प्री बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा, यानी कि सभी एग्जाम में दिया जाता है। तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिएगा। अगर सभी को बताते चलेंगे तो हमारा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसको एक बार कर लीजिएगा। और देखिए कि और दूसरा जो पूछेगा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का सेम वैसे है जैसे गद्यांश है वैसे पद्यांश है। क्या है कि पुरते निकसे रघुबीर वधु, धरि धरि धीर दर मग में डग देओ, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरा धर हुए, फिर बूझत है चलनो अब के तू के पर, यानी कि अब चलना है कि कितना, फिर परन कुटी करिहो हित है, तिये की लखे अतुरता है, पिए की अखियाँ अति चारू चली चो। यानी कि इसका हमें क्या बताना है, देखिए ये वनपथ से लिया गया आप लोगों का। ये संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पदखंड में वनपथ नामक चैप्टर से लिया गया, यानी कि अध्याय से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। 2 नंबर लिख करके होता है कंप्लीट। और रेखांकित अंश की व्याख्या की बात की जाएगी तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी बना करके लिख लीजिएगा कि यानी कि जब सीता सीता जो थी मतलब वो अभी पूछती हैं, मतलब पूछती हैं अपने उनसे रघुवीर से कि अब कितना दूर चलना है, कितने दूर, मतलब तो वो समझ जाते हैं, राम जी जो रघुवीर जी हैं वो समझ जाते हैं कि ये थक चुकी हैं, हमें विश्राम के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बना कर लिख दीजिएगा। 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए क्या है कि सीता जी को थकावट से उत्पन्न, पहले ही बता दिया, व्याकुलता को समझकर राम जी को क्या दशा हुई, तो राम जी को दशा समझ में आ गई और वहीं पर आप लोग वो मतलब थोड़ी दूर पर वो मतलब विश्राम करने के लिए ठहर गए। ठीक, ये हमारा होता है 6 नंबर कंप्लीट टोटल। और फिर अथवा करके दिया गया है कि क्या दिया गया अथवा वाला, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण न्यौछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अम्ल असीम त्याग सी विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी अगर आपको समझ में आएगा ये वाला कर लीजिएगा। आप लोगों का सेम प्रोसेस वैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करना, संदर्भ लिखना, कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम को बताना है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए हमारा क्या है, अगला जो है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखे, यानी कि अथवा करके इसमें भी दिया गया। ठीक, 5 नंबर में अगर संदर्भ लिखते हैं सही तो 2 नंबर मिलेगा, और सही अनुवाद करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। टोटल आपको लोगों को 5 नंबर संस्कृत गद्यांश से मिलेंगे। तो आप लोग के देखिए क्या है, ऐसा नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृत भाषा केंद्रम अस्तले, यानी कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जो स्टूडेंट होता है इनको रिपीट कर लेते हैं, तो ये वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये वाला है आप लोग
लोग और आप लोग का एक और है यहाँ पर देखिए, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, ये वाला अथवा करके दिया गया। जो समझ में आएगा कीजिएगा, यहाँ पर अथवा करके नहीं लिखा है तो अथवा करके ये है, समझ लीजिए ना। तो आप लोग चाहे ऊपर वाला कर लीजिएगा चाहे नीचे वाला, जो आपको अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर करेंगे तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसमें भी अथवा करके पूछता है, लेकिन दोनों को तैयार करना अनिवार्य है। आप लोग का 5 नंबर ये भी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये वाला भी कर लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट 5 नंबर। और फिर हमारा ये एक आएगा यानी कि पद्यांश यानी कि श्लोक आएगा। श्लोक में से इसी किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आप लोग का 5 नंबर है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर का वाला दिया गया है और खा वाला दिया गया है। तो आप लोगों को जो समझ में आएगा, छोटा छोटा है, आप लोग 5 नंबर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तब, ठीक। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या है कि स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो अथवा करके दिया गया है कि सो यानी कि आप लोग जो समझ में आएगा कीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग को पूरा नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर आप लोग यहाँ पर खंड काव्य का यानी कि जो आप लोग को पढ़ना है, जिस जनपद में जिस जिले में आप लोग को पढ़ना है वो आप लोग अपने अनुसार उसका चित्र लिख दीजिए। अगर आपको अथवा करके दिया गया कि स्वपठित खंड, या अगर चित्र नहीं लिखना चाहते हैं तो आप पंचम सर्ग का वो कथा सार लिख दीजिए, ठीक। आप लोग का 3 नंबर ये आएगा खंड काव्य। जैसे कि मेघदूत होता है, आप लोगों का ये ज्योति जवाहर होते हैं, ये सभी होते हैं। तो आप लोग जो अकॉर्डिंग टू आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट के अनुसार पढ़ना है, पढ़ाया गया है, उसी को आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। फिर अगला देखिए क्या है हमारा 6 जो का कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। 5 नंबर ये भी दिया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और वैसे आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग इनका भी तैयार कर लीजिएगा। भले ही इनका मत तैयार कीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का, लेकिन जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बेशक ही तैयार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही दोनों आते हैं और कोई नहीं आते हैं, कोई काम का नहीं आते, सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, 5 नंबर लेकर जाते हैं, ठीक। फिर अगला देखिए क्या है, खा वाला में है कि यानी कि एक कवि का नाम लिखना है, यानी कि पद्यांश वाला जो चैप्टर है उनकी एक रचनाओं को, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। 5 नंबर तभी मिलेगा। तुलसीदास जी हैं, रसखान जी हैं, मक्खन चतुर्वेदी जी हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सूरदास का भी याद कर लीजिएगा। वैसे तो सूरदास जी बहुत ही आप लोग के महत्वपूर्ण 5 नंबर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि सूरदास का भी जीवन परिचय और रचनाओं को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 5 नंबर दे करके जाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी का और रसखान का भी देख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला हमारा क्या है कि अपनी पाठ पुस्तक में कथस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर दे करके जाएगा। तो आप लोग कोई लिख दीजिएगा। और फिर अगला क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर है। यानी कि किन्हीं 2 कैन किम पूजते, तो कैन केम पूजते यानी कि ये बताना भारत संस्कृत कीर्ति अस्त्र। और फिर ये वाला 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी 2 का आंसर दे करके 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए 9 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर दिया जाएगा किसका, देखिए आप लोगों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर 7 नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पर 9 नंबर होगा, ठीक। आप लोगों को नंबर बढ़ाए जरूर जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा और इसमें 7 भले ही आए हों। यहाँ पर भ्रष्टाचार समस्या पर समाधान लिखिए, जनसंख्या वृद्धि पर लिखिए और कंप्यूटर शिक्षा पर और देश की महत्ता पर। अब 1-2 और तैयार कर लीजिएगा। किस पर? सर्वप्रथम पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिएगा और मेरा प्रिय का भी, ये 2 तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर दे करके जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक। फिर जो समझ में आएगा इसका तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी तैयार करना है, भ्रष्टाचार वाला भी, जनसंख्या वृद्धि वाला, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। और 10वें पर जो हमारा लास्ट मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे। यानी कि स्कॉलरशिप के लिए, किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, ओजीफा भी कह सकते हैं, ठीक। ओजीफा के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं आता है ये वाला तो आप लोग नीचे वाला भी कह सकते हैं कि मोहल्ले के सफाई है तो यानी कि सफाई करवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को, यानी कि जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको एक पत्र लिखिए। आप लोग अगर अच्छे तरीके से लिखते हैं तो 4 नंबर पाते हैं और आप लोगों को ये 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। और आप लोगों को ये 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को यही पेपर था प्री बोर्ड पेपर का। और इसमें जो 70 नंबर का आप लोगों का पेपर था संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बता दिया है, समझा दिए हैं। और
ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस यही काम करना है कि आप लोगों को इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, पहुंचा दीजिए आप लोगों को उनके पास, ताकि वो भी देख ले इन पेपर को, इन क्वेश्चन को और समझ ले कैसा आप लोग का पेपर आएगा। इसी प्रकार से आप लोग का पेपर आएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।